अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये नारा सियासी हलकों में सालों से गूंज रहा है। ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के धार में बनी भोजशाला सियासत और धर्म का अखाड़ा बनती रही है। भोजशाला मध्य प्रदेश के धार का वो विवादित स्थल है जिसे हिंदू धर्म मानने वाले मां सरस्वती का मंदिर बताते हैं, तो मुसलमान कमाल मौलाना की दरगाह। 22 जनवरी को लेकर देश में माहौल राममय है। अब नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान से भोजशाला पर सियासत फिर उबाल ले रही है। अभी हमें सरकार में आए हैं, पर हाँ, हमारा विचार जरूर है कि वहाँ पर सरस्वती जी की प्रतिमा है। मामले पर सियासत कैसे गरमाई ये भी आपको बताएंगे, पर उससे पहले जानिए क्या है भोजशाला का इतिहास। राजा भोज ने कराया था भोजशाला का निर्माण। 1034 ईस्वी में सरस्वती सदन की स्थापना की। 1456 में मौलाना कमालुद्दीन का मकबरा बना। महमूद खिलजी ने कराया था मकबरे का निर्माण। भोजशाला को लेकर 1902 में बनी विवाद की स्थिति। काशीराम लेले ने मस्जिद की फर्श पर संस्कृत श्लोक देखे। 1909 में धार रियासत ने घोषित किया संरक्षित स्मारक। 1935 में परिसर में नमाज पढ़ने की इजाजत दी। 1995 के बाद धार भोजशाला का विवाद गरमाया। साल 2003 में धार में सांप्रदायिक हिंसा हुई। कहा जाता है कि अंग्रेज शासक मेजर किनकेड मां वाग देवी की मूर्ति लंदन ले गया, जो फिलहाल लंदन के म्यूजियम में रखी हुई है। बीजेपी का बयान आने के बाद कांग्रेस उस पर नया षड्यंत्र करने का आरोप लगा रही है। 20-22 साल हो गए हैं। मेरी विनम्र जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार ने इंग्लैंड के म्यूजियम में आज तक एक पत्र भी नहीं लिखा है। और अब चूंकि 22 तारीख बाद अब राम जन्मभूमि का विवाद समाप्त हो गया, अधूरे मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद, तो कोई दुकान चलाने के और मुद्दा तो चाहिए। तो अब धार भोजशाला की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये पूरा नीतिगत षड्यंत्र है इनका। तत्कालीन शिवराज सरकार के दौरान कई बार मूर्ति वापस लाने की बात कही गई। वहीं धार में बसंत पंचमी के मौके पर विवाद की जगह सामाजिक सौहार्द नजर आया। अब देखना होगा कि मोहन सरकार 2024 के चुनाव से पहले क्या मैसेज देती है। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या विजयवर्गीय का बयान मोहन सरकार का रुख साफ कर रहा है? सवाल नंबर 2, भोजशाला का मुद्दा 24 चुनाव में राम मंदिर की तरह तूल पकड़ेगा? सवाल नंबर 3, क्या मध्य प्रदेश में भोजशाला सियासत का बड़ा केंद्र बन सकता है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है भोजशाला बाकी। तो क्या ये मसला, जिस तरह से राम जन्मभूमि तो अपने बहुत सुखद परिणाम की तरफ बढ़ चली और अब 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर, और इसमें निश्चित तौर पर ये बात कहनी होगी कि देश के अल्पसंख्यक वर्ग ने भी एक बहुत गरिमापूर्ण और समझदारी भरा एक रवैया रखा है। सियासत खूब हुई राम मंदिर को लेकर, लेकिन इस सियासत से बीते करीब आप कह सकते हैं कि 1 दशक या 1.5 दशक से उन अक़लियतों ने, अल्पसंख्यकों ने या मुस्लिम समुदाय ने अपने को बिल्कुल इस मामले में अलग रखा, बल्कि उनके वर्ग, उनके नेताओं की तरफ से और ख़ुद मुस्लिम समाज की तरफ से भी ये बात आई कि हम तो खुश हैं कि ये परिणाम तक पहुंचा, एक नतीजे तक पहुंचा, और कम से कम अब ये ज़ेरे बहस नहीं होगा। बात काशी की भी है, मथुरा की भी है, और निश्चित तौर पर इनको लेकर मामला न्यायालय में भी है और वहाँ से भी डायरेक्टिव समय समय पर आए हैं। और अब मध्य प्रदेश की भोजशाला का विषय भी इसमें उठा है, जो उठता रहा है। लेकिन वहाँ जो स्थितियाँ बनी हैं कि वर्ष में एक बार बसंत पंचमी के दिन हिंदू समुदाय को पूजा की अनुमति है और इसके पूर्व नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाती रही है वहाँ समय समय पर। तो ये मसला भी अगर दोनों कम्युनिटी की तरफ से तय हो, अच्छे से बातचीत हो,
और इस चीज़ को एक नतीजे तक पहुंचाने की कोशिश हो, वाग देवी की यानी सरस्वती माँ की प्रतिमा लाने की बात विदेश से हो, तो ये इस देश की गंगा जमनी तहजीब के एकदम अनुकूल है। और किसी भी मसले का हल भी इसी तरीके से होता है, बजाय किसी विवाद के, उलझन के या सियासी दांव पेच में उलझकर। लेकिन ये मसला गरमाया है और कैलाश विजयवर्गीय जी ने हालांकि बहुत निर्णायक स्वर में कोई बात नहीं कही है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि ये मुद्दा, संकेत हम मान रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं, बंसल न्यूज़ ऐसा मानता है कि ये मसला मोहन यादव सरकार के एजेंडा में इस रूप में ज़रूर होगा कि बिना किसी हड़बड़ी और बिना किसी तनाव के अगर किसी नतीजे तक पहुंचा जाए तो ये बेहतर हो सकता है। चलिए, इसी पर आज हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। सर, बहुत स्वागत है। ये राजपाल जी सिसोदिया जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अजीत सिंह भदौरिया जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और गोपाल शर्मा, संयोजक भोजशाला मुक्ति यज्ञ, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले पहले चलते हैं गोपाल शर्मा जी की तरफ ही। गोपाल जी, मसला शांति से हल हो, क्योंकि न्यायालय भी कई बार, सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कहता है कि हर चीज़ लेकर आप हमारी दहलीज पर ही चले आते हैं। बहरहाल कई बार पेचीदगियाँ ऐसी होती हैं कि ऐसा करना मजबूरी होता है, विवशता हो जाता है। आप इस मसले को किस तरह से देखते हैं कि बिना किसी हड़बड़ाहट के, बिना आरोप प्रत्यारोप के, किस तरह से, और धार के अल्पसंख्यक समुदाय का रुख क्या है इसको लेकर? क्योंकि अब वक्त बहुत बदल गया है, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, लोगों की सोच में बड़ा परिवर्तन है, सकारात्मक परिवर्तन है। जी गोपाल जी। ये मुद्दा वैसा है नहीं, क्योंकि प्रथम दृष्टि में ये मंदिर के स्वरूप दिखता है पूरा। जी 1903 में जब अंग्रेजों ने भी पुरातत्व विभाग का गठन किया था तो इसको भोजशाला नाम से ही सुरक्षित किया था। जी। और 1958 में जब केंद्रीय पुरातत्व विभाग का गठन हुआ, जब भारत सरकार बनी और केंद्रीय गठन हुआ, तो उन्होंने भी इसको भोजशाला नाम से ही सुरक्षित किया। जी। वहां हम जाते हैं तो दीवारों पे शंख, घंटा, घड़ी और बीच में यज्ञ कुंड बना हुआ है। जी। वहां पर संस्कृत की ऋचाएं लिखी हुई है। जी। यह तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमजोरी के कारण आज ये मुद्दा बना हुआ है। जी। लेकिन वहाँ किसी खुदाई की जरूरत नहीं है। वहाँ तो खंभों में आज भी शंख, चक्र, गदा, पद्म, गरुड़ देवता और गणेश जी, काल सर्प यंत्र दिखाई देते हैं। चलिए, मैं लौटता हूँ आपकी तरफ। तो गोपाल जी का साफ तौर पर दावा है कि यहाँ किसी तरह के सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है और न किसी खुदाई की आवश्यकता नहीं है। वो ये भी दावा करते हैं कि एक पॉलिटिकल विल चाहिए इसके लिए, और उनका ये भी दावा है कि वहाँ स्पष्ट रूप से मंदिर और मंदिर से जुड़ी हुई जो विधिवत जो चिन्ह होते हैं वो वहाँ भोजशाला में बहुत स्पष्ट रूप से मौजूद हों, चाहे यज्ञ वेदी की बात करें या फिर जो दीवारें हैं उनमें उत्कीर्ण श्लोक हों या फिर देवी देवताओं के उनकी प्रतिमाएं भी हों, उनकी मूर्तियों का भी वहाँ टंकण मिलता है। दिनेश जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये ज़रा हमें समझाइए कि ये मसला, कैलाश जी ने ये बात कही है और बड़ी खामोशी से कह के वो आगे बढ़ गए हैं। उसमें कोई बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हम नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन बसंत पंचमी जब भी नज़दीक आती है तो ये मसला उठता है और ज़ेरे बहस चर्चा में भी आता है। आप किस तरह देखते हैं और क्या आपको लगता है, क्योंकि मोहन जी की छवि एक ऐसे राजनेता की तो अवश्य है जो हिंदुत्व के मान बिंदुओं को लेकर मुखर हैं, बहुत खुलकर अपनी बात कहते हैं, स्पष्टता से कहते हैं। जी देखिए शरद जी, महत्वपूर्ण ये है कि सद्भाव कैसे बना रहे। जी। यदि दोनों पक्ष सहमत हैं तो आराम से कोई मसला निपट जाएगा। भोजशाला के मामले में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको लेकर कोई विवाद की स्थिति है नहीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो ये है ना कि सबसे प्रतिमा तो आ जाए देश में, जिसको लेकर अक्सर राजनीति होती है, सियासत होती है। ये जैसे जब विवाद होता है तो सामान्यतः हम देखते हैं शुक्रवार को जब बसंत पंचमी पड़ती है तब विवाद के हालात बनते हैं। वैसे बाकी उसी दिन नमाज की भी अनुभूति रहती है। नमाज की भी।
तो बाकी समय जो है बहुत सामान्य वहाँ का वातावरण रहता है। और जो संरक्षित भवन है हमारे, जो स्मारक हैं या जो भी इस तरह के स्थल हैं, उन स्थलों में तो वैसे भी भारत सरकार का आधिपत्य है। वो यदि इन सब चीज़ों को चाहेगा कि इनको हमको सुलझाना है या इनको हमको एक विशेष वर्ग को देना है, तो मुझे लगता है ये सब अब विषय नहीं है। क्योंकि जब देश की मानसिकता बदलती है, मुद्दे बदलते हैं, सरकार का बिल बदलता है, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप बदलने लगती हैं। तो अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं ना कि एक जैसे राम मंदिर का मसला लोगों को लग रहा है कि सुलझ गया है, तो वो आगे जैसे कोर्ट के डिसीजन में भी बहुत सारे उन्होंने प्रतिबंध लगाए हुए हैं कि आगे नए विवाद नहीं आएंगे, एक जो कानून है। तो भारत सरकार भी चाहेगी कि कोई नया विवाद हम पैदा ना करें, एक मसला जो है उसको सुलझा लें। जो आगे के मसले हैं जो कोर्ट में लंबित हैं, उसके बारे में कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं या उनकी जो उन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया उसको कोर्ट करके ही बाकी फैसले आने। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये भी सही बात है कि ये भी तय हुआ है कि इसके बाद ऐसे विषय ना खड़े हों जो कहीं ना कहीं चुनौती बने समाज के लिए भी और सरकार के लिए भी। अजीत सिंह भदौरिया जी की तरफ मैं रुख करूँगा। अजीत जी, किस तरह से आप देखेंगे इस पूरे विषय को, धार भोजशाला को लेकर जो बात सामने आई है, और सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय जी ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी इच्छा है कि वहाँ वाघ देवी की प्रतिमा स्थापित हो। जी देखिए, सबकी इच्छा है आदरणीय शरद जी कि जो विवादित धर्म स्थल है वो कम से कम मध्य प्रदेश जैसी शांति के टापू पे ऐसे विवादित धर्म स्थलों का निराकरण होना चाहिए। जैसे अभी आदरणीय गोपाल जी ने कहा कि सरकार की इच्छा शक्ति नहीं थी। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, 10 साल से केंद्र में सरकार है। आप देखेंगे रिकॉर्ड में कहीं पर नहीं है कि मूर्ति को वापस लाने के लिए कहीं कोई पत्राचार हुआ हो। हमारे तो प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु है, उनका तो डंका पूरे विश्व में बज रहा है। वो तो अगर एक उठा के फोन कर देंगे लंदन में आके मूर्ति खुद इस वहाँ की सरकार आके यहाँ धार में दे के चली जाएगी। तो ये परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद भी क्यों नहीं हो रहा है? आपने कहा ना, जैसे जैसे आता है ना समय, चाहे वो चुनाव का हो, बसंत पंचमी का हो, इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाता है। कैलाश विजयवर्गीय जी वरिष्ठ मंत्री हैं, राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लगातार, और उन्हीं की पार्टी की सरकार है। उनको आज क्यों याद आई इस चीज की? क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, इसीलिए उनको चाहिए था कि आज, मैंने तो नहीं देखा 1-1.5 महीने से उनको मंत्री बने हुए हो गए आदरणीय शरद जी, कि कहीं पे उन्होंने बैठक ली हो अपने विभाग के मंत्रियों की कि भैया नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में 50-50 हजार रुपए के पेमेंट नहीं हो रहे लोगों के, सारे विकास कार्य रुके हुए हैं, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। उसको लेके तो आज तक मैंने एक जगह पे कहीं पे ना खबर पड़ी ना कहीं वीडियो क्लिपिंग देखी कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने बैठक ली अपने विभाग को लेकर। तो ये पूरा का पूरा नैरेटिव सेट किया जाता है आदरणीय शरद जी। आपका 1 मिनट का समय और लूंगा, आप देखेंगे कि किस तरीके से धार्मिक स्थलों की आड़ में भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रोटी सेकती है। एक बहुत छोटा एग्जाम्पल दूंगा, आलिया भट्ट और रणवीर कपूर महाकाल के दर्शन करने आते हैं। इन्हीं हिंदूवादी संगठनों ने, धार्मिक उन्माद की राजनीति करने वाले संगठनों ने उनको महाकाल के दर्शन नहीं करने दिए क्योंकि वो बीफ खाते हैं। और फिर दूसरे लोगों ने जाकर वही राम मंदिर के कार्ड उनके घर पे जाके देके आते। तो एक पूरा नैरेटिव सेट किया जाता है कि जब यहाँ जिसको इन लोगों की आवश्यकता है उस तरीके से ये उसका उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। बताइए, ये सब चीजें तय है। जी, मैं तो चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी चाहती है। पहली चीज तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात गोपाल शर्मा जी भी कह रहे हैं और भदौरिया साहब भी कह रहे हैं। आप क्या स्टैंड सरकार की तरफ से, क्या आपको लगता है कि ये विषय आगे बढ़ेगा? और वाघ देवी की प्रतिमा लाने के लिए भी कांग्रेस का दावा है कि कोई मजबूत पहल सरकार की तरफ से नहीं हुई है। के मिश्रा भी ये दावा कर रहे थे और भदौरिया जी भी कर रहे हैं। जी देखिए, माननीय गोपाल शर्मा जी संयोजक भोजशाला मुक्ति यज्ञ की, मैं इस बात से सहमत हूँ कि उन्होंने कहा कि वहाँ कोई ऐसी विवादित स्थिति नहीं है कि इस बात का विवाद हो कि ये धर्म स्थल है कि अन्य प्रकार का इबादत वगैरह का कोई स्थल है किसी अन्य धर्म का। तो उसमें वास्तविक में हम लोगों ने भी जाके दर्शन किए हैं, वहाँ देखा है, वो स्थान कई बार गए हैं। तो हमने वहाँ यह पाया है
कि वो शुद्ध रूप से जो है वो वाग्देवी माता का मंदिर और मंदिर के ही अवशेष वहाँ पर है, और वो प्रांगण परकोटा भी उसी प्रकार का है। अब प्रतिमा को लेकर विषय है, अभी वहाँ पर एक चित्र और प्रतिमा रखी हुई है जिनके सामने पूजा होती है वाग्देवी माता की, पर जो मूल प्रतिमा है वह ब्रिटिश शासन के समय पे लंदन चली गई, ऐसा करके उसके बारे में है सारा विषय। तो उसको लेके निश्चित तौर पर इच्छा शक्ति के साथ ही बात हुई और ये चर्चा चली है। अगर मान लो हमारे एक वरिष्ठ नेता और इस प्रदेश ही नहीं देश के वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने उस विषय को अगर रखा है, तो कहीं ना कहीं चर्चा से ही वो चीज़ बाहर आने का काम हुआ है। निश्चित तौर पर इस दिशा में सरकार आगे बढ़ने का काम करेगी और आने वाले समय में इसके परिणाम भी सामने आएंगे, आप हम सब देखेंगे। ये कांग्रेस का आरोप निराधार है जी, कांग्रेस का आरोप निराधार है कि हम इस प्रकार के कार्य जो है चुनावी लाभ लेने के लिए करते, ऐसा नहीं है। वास्तविक में गुलामी के प्रतीकों को हटाना और गुलामी के प्रतीकों को मिटाकर हमारे श्रद्धा के स्थान जो है, हमारे जो गौरवशाली इतिहास है, उसको फिर से पुनर्स्थापित करना, यह भी सरकार का काम होता है, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया। हमारी सरकार जब से केंद्र में बनी है, जब से राज्यों में बनी है, हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और प्राथमिकता से कर रहे हैं। गोपाल शर्मा जी की तरफ मैं चलूँगा। गोपाल जी, आप संयोजक हैं भोजशाला मुक्ति यज्ञ, ये जो नाम है धार की प्राचीन भोजशाला का, एक दायित्व आपका भी है क्योंकि आप संयोजक हैं कि ये मसला शांतिपूर्वक रहे हमेशा, क्योंकि अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं भी हमने देखी जो चिंता भी पैदा करती हैं और उससे किसी का भला नहीं होता, ना इस संस्थान का जिसका नाम भोजशाला है और ना हिंदुओं का ना मुसलमानों का। आपकी जो मुस्लिम समुदाय से बातचीत की परंपरा है, क्या आपकी चर्चा हुई है? या मुस्लिम समुदाय से हमें तो और अच्छा लगता कि आपके साथ अगर कोई बैठे होते इस समुदाय के प्रतिनिधि तो और अच्छा लगता। उनकी क्या राय है? क्या वो भी ये चाहते हैं कि शांतिपूर्वक हल हो और उसके लिए किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाए? जी, जो देश का असली मुसलमान है वो भी मानता है कि ये मंदिर है और यहाँ पर नमाज कबूल होगी नहीं। इनकी कुरान भी कहती है कि जहाँ महिला प्रवेश कर जाए या यज्ञ होते हो, जहाँ माँ का मंदिर है, वहाँ नमाज कबूल होती नहीं है। इसलिए यहाँ का 80% मुसलमान भोजशाला में नमाज पढ़ने नहीं जाता है। जी जी, केवल राजनीतिक मानसिकता के लोग या जो जिस तरह के लोग जो कट्टरवादी रहते हैं वही वहाँ भोजशाला में मस्जिद में मस्जिद है केवल उनकी। जी जी, तो जो जिद्दी टाइप के मुसलमान है वही वहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं। बाकी जो धर्म को मानने वाले मुसलमान लोग हैं वो 80% आज भी अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। जी जी जी, तो आगे के बोलते हैं कि यहाँ नमाज कबूल नहीं होती, फिर क्यों जाते हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने? जी, अगर सही तरीके से इसका हल निकाला जाए तो यहाँ का मुसलमान तैयार है उसके लिए। क्या शहर काजी हैं, मुफ्ती हैं, उनसे आपकी कभी कोई बात हुई इस मसले पर कि वो अपनी तरफ से कुछ अपने समाज के लिए ऐसे डायरेक्टिव्स और ऐसे निर्देश स्वेच्छा से अगर वो जारी करते हैं कि जिस जगह पर बात करते हैं तो बताते हैं, लेकिन साझी रूप तो वो धर्म के नाम पे धर्म की बात करते हैं जी, लेकिन व्यक्तिगत बात करते हैं तो बोलते हैं कि हमारी नमाज ही कबूल नहीं होती यहाँ पे। सब दूर तो चिन्ह बने हुए हैं। तो राजनीति कौन कर रहा है इस पर? अब ये देखिएगा, जब से देश आजाद हुआ, जो 70 साल की राजनीति का जो संरक्षण प्राप्त हुआ, उसके कारण ये स्वरूप बना है। जी, चलिए, तो मैं दिनेश जी इस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा। गोपाल जी की बात से ये बात पहले भी उठी है कि वहाँ ये बात कहने वालों की कमी नहीं है कि जो जहाँ पर खुद एक हिंदू धर्मस्थल के सारे चिन्ह मौजूद हैं वहाँ नमाज कबूल कैसे होगी, ऐसे दावे पहले भी सामने आए। क्या ये मसला एक वैसा ही सियासी मसला हो गया है जैसा राम मंदिर है या काशी मथुरा है? और यही वजह है कि राजनीति में जब उलझ जाता है मसला तो ये राजनीतिक दल ही इस मसले को बहुत ऐसा उलझा देते हैं कि नतीजे तक पहुंचना मुश्किल होता है। देखिए, राम मंदिर के मसले में भी इस तरह के बहुत सारे हमने देखे थे कि बयानात आते थे कि ये छोड़ देना चाहिए, विवादित है, वहाँ नमाज कबूल नहीं होती। और लगभग सभी जगह उनके यहाँ लिखा भी है, वो कहते भी हैं। लेकिन राजनीति है तो राजनीति में दो तरह के लोग हर धर्म में मिल जाते हैं आपको। हमारे
जो है बहुसंख्यक समाज में, हिंदू धर्म में भी मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि भाई हम क्यों विवादित जगह पर जाएं। जिस तरह से मुस्लिम में है, दोनों जगह हैं। यदि संरक्षित है कोई चीज़ तो उसको फिर संरक्षित रहने दिया जाए। चीज़ों को ये है कि कितना हम देश को सामान्य करते हैं, कितना हम ये जो अलग अलग धर्मों की बात होती है उसके बजाय हम एक धर्म, हमारे जो देश का धर्म है, जो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, उसी तरह की बातचीत होना चाहिए। क्योंकि जैसे भोजशाला है उतना उस तरह का विवाद नहीं है इसको लेके, जैसा जिसको हम काशी मथुरा को लेके देखते हैं, ज्ञान वापी को लेके देखते हैं। क्योंकि भोजशाला तो कभी उस तरह की चर्चा भी नहीं होती कि लोगों को इसमें किसी को अधिकार चाहिए, कुछ चाहिए। क्योंकि होता यदि सीरियस एफर्ट भी होता, जो आंदोलन वहाँ चलता है हमने, तो वो भी कुछ मूव करता। तो उस तरह से लग रहा है ये बड़ा सामान्य सी चीज़ है जिस पर कोई बहुत ज़्यादा विवाद, यही सबसे, और हर मसला कोर्ट से हल हो। अब बेहतर ये हो कि गोपाल शर्मा जी और धार का अल्पसंख्यक समुदाय, शहर काजी, मुफ्ती सब बैठकर आपस में बात करें और एक मिसाल भी पेश करें इसमें। जो भी निर्णय हो, ये नहीं है कि ये यहाँ निर्णय महत्वपूर्ण ये है कि सवाल सबसे बड़ा तो यही है कि ईश्वर आखिर कहाँ नहीं है और उसको क्या हम धर्म स्थलों में ही ढूंढते रहेंगे, ये भी बड़ी बात है, लेकिन ये दार्शनिक बात है। बेहतर ये हो कि अगर इस तरह से इस मसले का हल ढूंढ लिया जाए तो बहुत अच्छा है और ये एक मिसाल भी बनेगा। और ये नया हिंदुस्तान है, ये नया हिंदुस्तान अपने रास्ते ढूंढ रहा है और इस रास्ते पर चलने वाले हिंदू और मुसलमान भी ये मानते हैं कि यहाँ विवाद नहीं, संवाद का सेतु ही सबसे ताकतवर सेतु है और इसी पर चलकर हम उस मंजिल तक भी पहुँच सकते हैं जो डेवलपमेंट की मंजिल है, विकास की मंजिल है, शांति की मंजिल है और एक दूसरे के साथ हिंदुस्तान को मजबूत करने की मंजिल है। उम्मीद की जानी चाहिए बेहतर होगा सब कुछ। बहुत शुक्रिया आप सभी का, अजीत जी, दिनेश जी, गोपाल जी, राजपाल जी। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। मोर माटी मोर खबर, एक्सक्लूसिव बुलेटिन छत्तीसगढ़। नमस्कार।